वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड फेलो इन्वेस्टर्स। अक्सर इन्वेस्टर्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो मार्केट में एंट्री तो ले लेते हैं जिसे दूसरी लैंग्वेज में पोजीशन लेना भी कहते हैं, लेकिन उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके कब प्रॉफिट बुक करना है ये वो डिसाइड नहीं कर पाते। इसीलिए जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो एग्जिट स्ट्रेटजी इन प्लेस जरूर होनी चाहिए। आपको ऐसे बहुत से इन्वेस्टर्स मिलेंगे जो कहेंगे कि आपको मार्केट में लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए, मार्केट को वक्त देना चाहिए, इसके साथ पेशेंस दिखाना जरूरी है। लेकिन ये सब बड़े इन्वेस्टर्स पहले के वक्त में अमीर बने थे जब पूरी दुनिया डेवलप कर रही थी। आज के वक्त में बहुत सारे देश डेवलप्ड हैं और बहुत सारे डेवलपिंग और उससे भी ज्यादा अंडर डेवलप्ड। पूरी दुनिया इस तरह से इंटरकनेक्टेड है कि हर चीज का असर दूसरी चीज पर पड़ता ही है। इसलिए ये बात बहुत अनसर्टेन हो जाती है कि क्या जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो सस्टेन कर पाएंगे। इसलिए एग्जिट स्ट्रेटजी बनानी जरूरी है। आपको पिछले कुछ एपिसोड्स में ये तो पता चल गया कि आपको किस तरह से कमोडिटी बाजार को ट्रैक करना है और फिर अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पर फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करके अपनी एंट्री लेनी है। लेकिन इस एपिसोड में हम एग्जिट स्ट्रेटजी की बात करेंगे। जैसा कि पहले भी बताया था कि कमोडिटी बाजार एक शॉर्ट टर्म ट्रेड वाला बाजार है। यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा से ज्यादा 1, 2 या 3 महीने ही रहेगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट से पहले ठीक समय पर अपना मुनाफा निकाल लें। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर आप कितने भी पैसों के साथ इस मार्केट में ट्रेड क्यों नहीं कर सकते। इसका रीजन ये है कि हर कॉन्ट्रैक्ट की कुछ मिनिमम क्वांटिटी होती है जिसे आपको खरीदना पड़ता है। गोल्ड, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल सब की अपनी अपनी मेजरिंग यूनिट होती है और हर एक कमोडिटी के एक लॉट में फिक्स क्वांटिटी होती है जिसे आप खरीदते हैं। अगर मान लीजिए कि नेचुरल गैस का 160 रुपए का कॉल ऑप्शन मार्केट में आपको 6 रुपए के प्रीमियम पर मिल रहा है तो आपको करीब 7 से 8 हजार चाहिए होंगे इसके एक लॉट के लिए। और अगर आपको क्वांटिटी को बढ़ाना है तो आप 7 से 8 हजार के मल्टीपल्स में ही इन्वेस्ट कर पाएंगे, यानी 15-16 हजार या फिर 23-24 हजार। आप अपनी मर्जी से 10 हजार या 11 हजार इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए अपनी पॉकेट के हिसाब से उसमें पैसे डाल सकते हो, लेकिन यहाँ आपको फिक्स्ड प्राइसेस के साथ ही डील करना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ट्रेड्स होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अलग अलग कंपनीज जैसे रिलायंस और टाटा स्टील के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं, जो बिल्कुल कमोडिटी बाजार की तरह ही काम करते हैं। लेकिन इन कॉन्ट्रैक्ट्स के प्राइसेस कंपनी के शेयर प्राइसेस पर डिपेंड करते हैं, कमोडिटी के इंटरनेशनल प्राइसेस पर नहीं। अब आगे की तरफ चलें तो हमें कमोडिटी बाजार में स्ट्रेटेजिकली चलना चाहिए, यानी कि एक तो आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए। मान लीजिए आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अभी गोल्ड की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 63,000 चल रही है और आपकी स्टडी ये कहती है कि ये अभी 62,500 तक जाएगा और उसके बाद वापस बढ़ेगा। तो आपको उस एंट्री पॉइंट के हिट होने का वेट करना है और फिर 62,500 पर ही अपनी एंट्री लेनी है। उसके बाद आपके पास सबसे पहली चीज स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस यानी कि एक ऐसा प्राइस जिसे अगर गोल्ड टच कर गया तो आपकी पोजीशन अपने आप राउंड ऑफ हो जाएगी। स्टॉप लॉस किसी भी मार्केट का एक जरूरी फीचर होता है। इसी एग्जांपल को हम फिर से लेते हैं कि आपने 62,500 पर गोल्ड के मेगा कॉन्ट्रैक्ट में अपनी पोजीशन ले ली और आपकी स्टडी कहती है कि यहां से गोल्ड 62,800 जाएगा, तो आप 62,800 को अपना टारगेट बना लोगे। लेकिन आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि अगर गोल्ड का प्राइस 62,500 से और नीचे जाता है तो आप किस पॉइंट तक उसे टॉलरेट कर सकते हो। यानी कि आपको एक स्टॉप लॉस डिसाइड करना होगा जिस पर आप गोल्ड की इस पोजीशन को राउंड ऑफ करके एग्जिट ले लोगे, भले ही वो लॉस में क्यों ना हो। याद रखना दोस्तों कि मार्केट हमेशा हमारी स्टडीज के हिसाब से ऊपर नीचे मूव नहीं करती, बल्कि मार्केट ऊपर नीचे होने की ऐसी वजहें भी होती हैं जिसे हम कंसिडर भी नहीं करते। लेकिन जब असल में वो आपकी स्टडी से ऑपोजिट साइड मूव करती है तो आपको रियलाइज होता है। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस सेट कर देना चाहिए, क्योंकि इससे आप बहुत ज्यादा लॉसेस में जाने से भी बचते हैं। अब मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस 62,300 पर सेट कर दिया, यानी गोल्ड 62,300 गया तो आपकी पोजीशन अपने आप राउंड ऑफ हो जाएगी। इससे होता यह है कि आप ज्यादा लॉसेस एक्यूमुलेट करने से बच जाते हो और फिर आप मार्केट में इस लॉस को कवर करने की दूसरी अपॉर्चुनिटी भी ढूंढते हो। अक्सर ह्यूमन साइकोलॉजी में हमें लॉस में दिख रही चीजों को राउंड ऑफ करने का मन नहीं करता, क्योंकि आप जानते हो कि इसमें आपको लॉस को सहना पड़ेगा और इसलिए आप बस ये सोचते हो कि यहाँ से आपकी पोजीशन रिकवर कर जाएगी और आप प्रॉफिट में आ जाओगे। लेकिन उस प्रॉफिट का इंतजार करते करते आप और भी लॉस में जाते हो और दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। इसलिए ये रोल बना लें, आपको मार्केट में हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है। दूसरा, आपको 2 तरह के टारगेट प्राइसेस को रखना है, पहला T1 और दूसरा टारगेट प्राइस T2। यानी अगर गोल्ड 62,500 से 62,800 गया तो आपका टारगेट प्राइस 1 हिट कर जाएगा। आप चाहो तो यहाँ अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हो या फिर अपने दूसरे टारगेट प्राइस का वेट कर सकते हो।
लेकिन ध्यान रहे कि दूसरे टारगेट प्राइस का वेट करने के चक्कर में आपको कभी भी ज्यादा लालची नहीं होना है। अगर मार्केट इंडिकेशन आपको बता रही है कि प्राइस नीचे जाएगा और आप अपने दूसरे टारगेट प्राइस से बस थोड़ा ही दूर हो, तो ये बेहतर होगा कि आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, जिससे आप एग्जिस्टिंग मुनाफे को भी कहीं खो ना दें। तीसरी और जरूरी बात यह है कि आपको हमेशा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वेस्ट करना है जिसमें लिक्विडिटी मौजूद हो। लिक्विडिटी यानी कॉन्ट्रैक्ट के बायर्स और सेलर्स का नंबर अच्छा खासा हो। एग्जाम्पल से समझाऊं तो क्रूड ऑयल के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है और वहीं गोल्ड के ऑप्शंस में लिक्विडिटी कम होती है और ये महंगे भी होते हैं। वहीं जिंक जैसे मेटल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कभी कभी लिक्विडिटी कम होती है, जिससे आपको सही टाइम पर बायर और सेलर नहीं मिलते और इस कम लिक्विडिटी होने के चक्कर में आपको बाय और सेल करते हुए प्राइस डिफरेंस को बेयर करना पड़ सकता है। यानी आप बेचना तो किसी और दाम में चाहोगे, लेकिन बेचोगे थोड़ा नीचे के प्राइस पर, क्योंकि बायर्स बहुत कम होंगे। चौथी बात यह है कि आपको हमेशा एक्सपायरी से पहले अपनी पोजीशन को राउंड ऑफ जरूर करना चाहिए, भले ही वो मुनाफा हो या लॉस। अगर आपको लॉस भी होता है तो उसे बुक करके आपको बाजार में अगली अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए और फाइंड आउट करना चाहिए कि आखिर आप किधर गलत जा रहे थे। और पांचवी और सबसे जरूरी बात कि आपको कभी भी ईगो में ट्रेडिंग नहीं करनी है। ईगो ट्रेडिंग का मतलब कि अगर मान लो आपने सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ पैसे गवा दिए, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि अब आप जो लॉस रिकवर करोगे वो इसी कमोडिटी से करोगे। यानी आपको किसी भी कमोडिटी से अपना दिल नहीं लगाना है। आपको ये याद रखना है कि आप मार्केट में मुनाफे के लिए आए थे और आपको उसी पर ध्यान देते हुए अपने पूरे सेंसेस में ट्रेड करना है, क्योंकि किसी एक कंपनी या कमोडिटी से ऑब्सेशन आपको बहुत हर्ट भी कर सकता है। याद रखिए कि आपका मुनाफा किसी और का नुकसान है और किसी और का मुनाफा आपका नुकसान है। इसलिए अपनी स्ट्रैटेजी को इस तरह से बनाइए, प्लेस करिए और एनालाइज करिए कि उसमें गलतियों की गुंजाइश बिल्कुल कम हो। इससे आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन रहेगा और आप इस बाजार से एक रेगुलर इनकम कमाने में भी एक्सपर्ट हो जाओगे। याद रखिए कि आप जितना वक्त इस बाजार को देंगे, उतनी रिस्पेक्ट ये बाजार आपको आने वाले टाइम में देगा। लेकिन याद रहे कि आप अपनी हर गलती से कुछ नया सीखें, जिसकी वजह से वो मिस्टेक वापस रिपीट ना हो और आप एक बेहतर ट्रेडर बन पाएं। अगले एपिसोड में हम कुछ ऐसे डेटा की बात करेंगे जिससे कमोडिटी मार्केट पर सीधा सीधा असर आता है। जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड।